अच्छा, ये शंकराचार्य का जो पूरा विवाद था उसमें कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जी साइडलाइन हो सकते हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया। हमने भी काफी चर्चाएं की, लेकिन आपने बीते रोज एक जिक्र किया ब्रजेश पाठक का। अब ब्रजेश पाठक के ऑप्शन हो सकते हैं क्या? आपने जब कहा तो क्या मतलब उसके पीछे रणनीति हो सकती है, बताइए जरा। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस स्तर का नेता और इतनी कम उम्र का नेता आएगा? भारतीय जनता पार्टी का जो महत्वपूर्ण राज्य है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, क्या उसमें इस तरह के पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आपने ये सोचा था? क्या वो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है उसको थोड़ी चलाना है? वो तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री बनते हैं तो ब्रजेश पाठक को थोड़ी राज्य चलाना है। राज्य तो दिल्ली चलाएगी, और जो दिल्ली से आदेश आएगा उसको ब्रजेश पाठक जी लागू करेंगे। इससे ज्यादा ब्रजेश पाठक को करना क्या है? लेकिन ब्रजेश पाठक का अगर आप निजी तौर पे आकलन करते हैं तो ब्रजेश पाठक मुझे लगता है केशव मौर्य से भी कहीं आगे चलने वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल ग्राउंड से आए हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके ताल्लुकात सबसे बैलेंस बनाने वाले नेता के हैं। सॉफ्ट नेता है, सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं, जितना काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उनका अच्छा प्रभाव है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। जहां ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी में योगी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी मैं कहूंगा, उसके खिलाफ अगर बैठ के ब्राह्मण समाज के विधायक कर रहे हैं तो कम से कम उसको भी एक मैसेज जाता है ब्रजेश पाठक को बनाने से। तो ब्रजेश पाठक के मुख्यमंत्री बनने पर मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जब ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं, पंकज चौधरी उसकी खिलाफत करते हैं, तब तो कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं। मतलब ब्राह्मणों को लेकर कोई ऐसा काम कर रहे हो ब्रजेश पाठक जिससे उनकी ताजपोशी हो जाए, मतलब बयानबाजी में तो नहीं नजर आता सकता। देखिए हिमांशु जी, क्या होता है कि अगर मैं दिल्ली के नजरिए से देखता हूँ, यहाँ पे जाट आरक्षण हो, किसान आंदोलन हो, बहुत सारी चीजें जब दिल्ली में होती थी तो जाटों के नाम पे कई लोगों को मंत्री, कई लोगों को उपराष्ट्रपति तक बना दिया गया था। क्या वो जाटों का प्रतिनिधित्व करते थे? क्या उन्होंने उन पदों पर बैठ के कोई बहुत बड़ा काम किसानों के प्रति या जाट समाज के प्रति किया? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो खाली उस जाति से जोड़ के एक मैसेज देने के लिए कर देता, भाई हमने तो कर दिया आपका आदमी का। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब लोग ये भी तो नहीं कह सकते ना कि ब्राह्मण समाज से बिलोंग नहीं करते पाठक जी, या ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अरे भाई, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तभी तो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। नहीं तो वो उनको नहीं बनाते तो वो क्या कर लेते, या कोई छोटा मंत्री बना देते, या मंत्री भी नहीं बनाते, वो खाली विधायक रहते। तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, ताकि ब्राह्मणों को एक मैसेज दिया जा सके। केशव मौर्य को इसलिए डिप्टी सीएम बनाया गया है कि वो अपने समाज को और जो पिछड़ा समाज है उसको एक मैसेज दे सके कि भाई केशव मौर्य जी की भी हैसियत है, इसीलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है चुनाव हारने के बावजूद। तो ये एक मैसेज देना होता है। अब वो मैसेज उस बिरादरी में, उस जाति में कितना जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उसको खाना पूर्ति कर दी है। तो ये तो उसी प्रकार से हो गया कि अगर आपको आरक्षण मिला हुआ है और आप उसके पात्र हैं, उस जाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको मिलेगा। अब उसका क्या मैसेज जनता में जा रहा है नहीं जा रहा उसको कोई नहीं देखता है जी। तो आने वाले समय में हम ये मानकर चलें कि कोई भी नया व्यक्ति, ये जो ठाकुरवाद का एक जो ठप्पा लग गया है सरकार में, इसकी काट के लिए चाहे मौर्य जी हो या पाठक जी को बैठाया जाना तय है। नहीं, देखिए हिमांशु, इसमें फिर भी मैं ये कहता हूँ कि वो पाठक जी बैठेंगे, केशव मौर्य बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, योगी जी को हटा पाएंगे, ये सभी अभी सवाल हैं। इनके कोई जवाब नहीं आए अभी। और सभी अभी सब जो है इस तरह की चीजें हैं कि क्या होगा, होगा की बातें हो रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या ये योगी को हटा पाएंगे, और योगी हट के चुपचाप बैठेंगे? दो चीजें हैं ना। एक वर्ड बिल्कुल सटीक बैठता है कि दिल्ली ने चक्रव्यूह रच दिया है और चक्रव्यूह में योगी जी आ गए हैं। अब योगी जी उस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे तो वो नायक बन के उभरेंगे, और अगर योगी जी चक्रव्यूह में फंस गए
तो उनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी और वो बाहर हो जाएंगे। हत्याएं हुई है ना, कल्याण सिंह की हत्या हो गई थी, जो उनकी खास कुसुम राय थी वो भी उनके साथ नहीं गई अंतिम समय में। तो अंतिम समय में आपके साथ कौन व्यक्ति रहेंगे, कौन आपके लोग रहेंगे, तो वो भी देखना होगा ना। तो योगी जी किस रास्ते जाते हैं, योगी जी का क्या हश्र होता है, क्या वो बड़े नायक बन के निकलते हैं या खत्म हो जाते हैं, ये भी तो देखना होगा ना। उसके उसके बाद नंबर आता है केशव मौर्य का और ब्रजेश पाठक का। पहले तो योगी जी का क्या होगा ये सोचने वाली बात है जी। अच्छा, शंकराचार्य को थकाने की कोशिश हो रही है, हम देख रहे हैं लगातार मामले को खींचा जा रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं हो रही है। हम भी कई बार चर्चा में इस बात को रख चुके हैं कि ये मामला बहुत ही आसानी से निपटाया जा सकता था। हम देख रहे हैं काशी में एक बार फिर से उबाल आ रहा है। काशी में अभी समाजवादी पार्टी के जो एक डेलीगेशन था वो गया, उसकी झड़प हुई पुलिस के साथ में, धरने पर बैठ गए वहां पर लोग, कह रहे हैं कि हमको मणिकर्णिका घाट दिखाओ। तो प्रयागराज से फिर से क्या शिफ्ट हो रहा है काशी मामला? देखिए, अगर हिमांशु जी आप देखें, कई लोगों का मानना ये है, खासतौर पर विपक्ष के कई नेताओं का कहना ये है, हमारी निजी तौर पर भी कई नेताओं से बात हुई है, कि जो बनारस का मामला है, जो वाराणसी का मणिकर्णिका घाट का मामला है, इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनको छुपाने के लिए, बहस को बदलने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शंकराचार्य जी के मुद्दे को हाईलाइट किया गया है। तो ये भी हो सकता है कि सारा मीडिया, सारी चर्चाएं, हम आपकी चर्चा कर रहे हैं आधे घंटे से, हम सिर्फ शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश की सरकार पे कर रहे हैं और हम बनारस को भूल गए हैं। तो क्या बनारस को भूलना चाहिए? क्या बनारस में ऐसी चीजें नहीं है जो एकदम से बहुत बड़ा हवा हो गया था? एकाएक आपने क्या किया कि 8 लोगों पे एफआईआर कर दी, लोगों को डरा दिया। तो कई लोग डर गए, जो लोग बोलना चाह रहे थे, जो लोग बता रहे थे, जो बाहर निकल के आए थे। आपको याद होगा कई ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि मैंने वीडियो बनाई है, मैंने चीजें देखी है, या तो मेरे वीडियो को एआई सिद्ध करो और या मुझे फांसी दो। इस लेवल पे लोग निकल के आ गए थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कहीं ना कहीं घबरा गए और फिर ये मुद्दा शंकराचार्य जी का हाईलाइट हो गया और मुद्दा डाइवर्ट हो गया। तो उन लोगों को ये लगता है, विपक्ष को ये लगता है कि शंकराचार्य जी का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा मणिकर्णिका घाट का और बनारस का है, क्योंकि बनारस में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उनकी आशंकाएं हैं कि वो खुलेंगी। दूसरा क्या है कि वो सीधा सीधा सवाल प्रधानमंत्री पर उठेगा, सीधा सीधा प्रधानमंत्री जो है जांच के घेरे में आएंगे, प्रधानमंत्री आरोप प्रत्यारोप के घेरे में आएंगे। तो वो एक बड़ा इशू बन सकता है, बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए विपक्ष जो है वो केंद्र में वाराणसी को रखना चाहता है, ना कि शंकराचार्य जी को, क्योंकि शंकराचार्य जी का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि उसको इस तरह की बहस की जाए और इतना लंबा चलाया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रही है और इसीलिए शंकराचार्य के मुद्दे को हाईलाइट करके उसको धीरे धीरे बढ़ा रही है और उसमें निकलेगा कुछ नहीं। अब कल को ये होगा, अगर ये माना जाएगा कि भाई किसी ने माफी मांग ली, खत्म, अब कल को केशव मौर्य ही जाके माफी मांग लेंगे शंकराचार्य से और शंकराचार्य जी उठ के चल देंगे, धरना खत्म, तो बात खत्म हो गई। तो फिर वाराणसी कहाँ चला गया? तो विपक्ष वाराणसी के मुद्दे को सुलगाए रखना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी वाराणसी के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। ये भी एक रणनीति हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है जी। बिल्कुल, जब तक शंकराचार्य का मुद्दा खत्म होगा तब तक जो है काशी में जो गड़बड़ियां हैं, जहां पर सवाल उठ सकते हैं, उन सब चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जाहिर तौर पर ये एक रणनीति हो सकती है।